आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं तमाम सैकड़ों की तादाद में लोग बैठे हैं। ये सरकारी कर्मचारी हैं, विद्युत विभाग में काम करते हैं। तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं जो निजीकरण हो रहा है उसके खिलाफ। क्या समस्याएं आने वाली हैं, क्यों सरकारी एम्प्लॉयज इकट्ठे हुए हैं, बात करते हैं, जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? कुमार चौहान मेरा नाम है। मैं महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हूँ, महाराष्ट्र से। कुमार जी, क्या जरूरत पड़ गई? आप लोग राजधानी दिल्ली आए हैं, जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम जो बोर्ड पे आपने लिखा है निजीकरण को के खिलाफ आप लोग आवाज उठा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, संक्षेप में बताएं। जो भी अभी विद्युत दुरुस्ती विधेयक है 2022 जो संसद में पेश किया है, जी। अगर वो पारित हो जाएगा तो हमारे मतलब सभी राज्यों में प्राइवेट कंपनी आ जाएगी। तो प्राइवेट कंपनीज अगर उसमें आ जाती है तो नेचुरली जो गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड की जो यूटिलिटीज़ है, तो उनके ऊपर जो जो एम्प्लॉयज़ है, तो उनका मतलब वो तो उसके रिजर्वेशन उनका ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी आ रही है वो मेजर सिटीज़ में आ रही है, जहाँ रेवेन्यू आसानी से मिल जाता है। लेकिन जो रूरल एरिया है, जहाँ किसान सबसे ज़्यादा है, खेती करते हैं, वहाँ पे वो उनका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रेवेन्यू मतलब नहीं आता है ये आसानी से। तो मतलब प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो वहां जाने में इंटरेस्टेड हैं नहीं। जहां पे मेजर सिटीज है, जहां पे रेवेन्यू ज्यादा है। जो सब्सिडी वाले एरिया हैं या फिर इस तरह के एरिया जहां से रेवेन्यू नहीं आता है, वहां प्राइवेट कंपनी नहीं जा रही है। तो अब ये बताइए कि तमाम रिलायंस वगैरह को कहा जाता है, अभी रिलायंस का काफी हस्तक्षेप है। अगर विद्युत की बात की जाए तो वो रिलायंस का है, और कई अडानी भी इसमें अब आना चाह रहे हैं। तो इसमें सरकार उनको क्यों इन्वॉल्व कर रही है? अगर सरकार को दिख नहीं रहा है या समझ नहीं रही है, कैसे देखते हैं? अभी सरकार क्यों इसमें इन्वॉल्व कर रही है? सरकार इसलिए इन्वॉल्व हो रही है क्योंकि अभी की जो कंपनियां हैं स्टेट बोर्ड की, ठीक है, तो वहाँ से प्रॉफिट नहीं निकलता, क्योंकि हम ही प्रॉफिट नहीं कमाते। जो पैसा रेवेन्यू मिल जाता है हमको, वही पैसा हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कर देते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनीज आ जाएगी, वहाँ से रेवेन्यू आ जाएगा, तो सरकार अपना हिस्सा वहाँ से निकालेगी। तो जो टैक्सेशन है, तो नेचुरली उसका जो दबाव आ जाएगा, वो जो कंज्यूमर है उनके ऊपर ही आ जाएगा। तो जो अ, सब्सिडी अगर प्राइवेटाइज होगा तो सब्सिडी बंद हो जाएगी। सब्सिडी बंद हो जाएगी। सरकार को यही चाहिए, सब्सिडी बंद करना है उनको। और जो किसान भाई है, अगर सब्सिडी बंद हो जाएगी तो वो तो रास्ते पे आ जाएंगे। तो इसका मेजर जो सेटबैक है वो गरीब लोगों को और सभी लोगों को बैठने वाला, क्योंकि नेचुरली बिल भी बढ़ जाएंगे। क्योंकि जैसे आपने जानकारी दी, जो जहाँ पे रेवेन्यू नहीं आ रहा है वहां पे प्राइवेट कंपनी नहीं जा नहीं। रही है। तो हमेशा जो होता है, कोई भी जो घाटे का सौदा होता है वो प्राइवेट कंपनी नहीं करती है, फायदे की चीजें करती है। तो इससे एक तो आपने बताया कि जो सब्सिडी लेते हैं किसान हैं, तमाम लोग हैं, जो आम जनता है उस पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है? आम जनता जो है, अगर ये जो क्रॉस सब्सिडी अभी जो चल रही है, अगर मेजर सिटी से जो रेवेन्यू आता है उसका कुछ हिस्सा क्रॉस सब्सिडी करके किसान भाइयों पावरलूम उधर जाता है। अगर वो बंद हो जाएगा तो नेचुरली किसान की जो बिल है बढ़ जाएंगे। किसान वो मतलब ये नहीं कर पाएगा, अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और उसको जो खेती कर रहा है अभी, जो छोटा किसान है, वो तो पूरा वहाँ से बाहर हो जाएगा। बड़े किसान वाले कर देंगे, लेकिन बिजली बढ़ने की वजह से उनका रेट भी बढ़ जाएगा कि क्योंकि जैसे अगर आप इस समय दिल्ली के अंदर खड़े हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वो फ्री जो है बिजली देते हैं 200 यूनिट तक। तो मतलब जब चीजें बढ़ेंगी, और कमर्शियल का रेट उन्होंने बढ़ाया है, जब चीजें बढ़ेंगी तो तमाम जो चीजें हैं राज्य टू राज्य इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर बिजली मतलब प्राइवेटाइज हो जाएगी तो नेचुरली बिजली के रेट बढ़ जाएंगे। और उसकी वजह से जो भी उसके रिलेटेड जो यूटिलिटीज है, बिजनेसेस है, उसका भी मतलब ये हो जाएगा। सब हाइक हाँ हो हाँ, जाएगी सब हाइक हाइक चीजों की। हाइक और हो जो जाएगा। आप लोग सैकड़ों हजारों लाखों लोग इसमें काम कर रहे हैं, प्राइवेट होने के बाद आप लोगों की जॉब से भी बात आएगी फिर तो। हाँ, अभी इसमें क्या है, अगर मैं प्राइवेट प्लेयर्स इसमें आ जाएंगे, तो जो भी स्टेट बोर्ड के अंडर जो एम्प्लॉयज़ है, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है, तो उनका रिजर्वेशन तो वहाँ ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो एरिया रहेगा वो छोटा रहेगा, वहाँ पे जो बाकी के लोग हैं उधर जाएंगे। और एक्सेस मैन पावर की वजह से और रेवेन्यू कम होने की वजह से उनकी पेमेंट भी मतलब बाद में हो नहीं पाएंगी, क्योंकि पैसा नहीं आएगा वहाँ से। ऐसा है।
तो तमाम आप समझिए कि क्या सरकार रणनीति कर रही है। प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं वो आ रहे हैं, विद्युत के अंदर प्राइवेटाइज हो रहा है, जिस कारण कहीं ना कहीं जो असमर्थ हैं बड़े बिल देने में उनको धक्का लगने वाला है। क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे लोग जागरूक हों, एक शॉर्ट में अगर आप बता पाएं जनता के लिए। देखो, जो कंपनियां सिंस हमारे इंडिपेंडेंस के बाद जो स्थापन हुए, उसमें रेलवे रहेगी, बसेस रहेगी, इमरजेंसी जो कंपनियां है हमारी, इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, और जो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रहती है, ये इसका उद्देश्य ये है कि वो सिर्फ लोगों की भलाई के लिए बनी गई है। ठीक है। अगर हम उसको प्राइवेटाइज कर देंगे और एक दिन ऐसा आ जाएगा, अगर ये प्राइवेट प्लेयर सभी मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट हो जाएगी, और एक दिन ऐसा आ जाएगा प्राइवेट प्लेयर को चाहिए उनका हाइट का एक रेट बढ़ाना है, और अगर हम मतलब गवर्नमेंट उसको ये नहीं करेगी, सपोर्ट नहीं करेगी, एक बात, और ये सब अपनी जो सेवाएं है देना बंद कर जाएगी, तो ऐसी इमरजेंसी में हमारी कोई कंपनी रहेगी नहीं रहेगी जो गवर्नमेंट की है। तो इससे मतलब वो पूरा ब्लैकमेलिंग चलेगा, क्योंकि उनकी मनमर्जी चलेगी, और इसका बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा। इसलिए जो कंपनीज है, रेलवेज है और यूटिलिटीज रहे, जो बेसिक है फंडामेंटल, वो गवर्नमेंट के अंडर ही रहनी चाहिए, और उससे वो मतलब उसमें सुधार ना करे, वो बेहतर ढंग से चले, और चल भी रही है। मतलब ऐसे नहीं है कि वो चल नहीं रही है, वो बहुत बढ़िया से चल रही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें सुधार करने की जरूरत है। प्राइवेट जो है सेक्टर होते चले जा रहे हैं सारे, कैसे देखते हैं? बिक रहा है हिंदुस्तान, तमाम लोग आरोप आरोप नहीं, लगाते अच्छा नहीं चल रहा है, वो प्राइवेट हो रहा है, वो अच्छा नहीं चल रहा है। लोग नहीं नहीं होना चाहिए प्राइवेटेशन, नहीं होना हैं। चाहिए। ये तमाम सेक्टर आप लोग सारे विद्युत से हैं, रेलवे हो गया, चाहे एयरपोर्ट है, तमाम चीजें हैं जो प्राइवेट हो रही हैं। तमाम जो अपोजिशन है, सरकार जो विरोध करती है सरकार का, मेन वही है। आप लोग तो खैर सरकारी एम्प्लॉय हो गए। जो विपक्ष है वो इसका विरोध करने हमेशा सामने आता है, कैसे देखते हैं? विपक्ष मजबूत नहीं है इसलिए ये सब हो रहा है? विपक्ष से इकट्ठा होना चाहिए। जितने भी देश में विपक्ष कमजोर है इसलिए ये हो रहा है? से कमजोर है, इसलिए जितने देश में जितने पार्लियामेंट के अंदर तो बहुत सारे अन्य पार्टीज के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सदन में आवाज नहीं उठती है इस चीज की, कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग तो इस बात को इस नज़रिए से देख रहे हैं कि देश में जो वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है वो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ चल रही है। और ये जो निजीकरण किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है सभी विभागों का, ताकि जो एससी, एसटी, ओबीसी के जो लोग आगे बढ़ गए हैं नौकरियां पा करके, वो आगे ना बढ़ पाएं। उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए निजीकरण किया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताएं, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती और मैं हर बार पूछता हूँ जब कोई बहुजन की बात करता है। 88% देश के अंदर इस समय बहुजन है, उसके बाद भी 12% लोग कैसे हावी हैं? बहुत सही सवाल आपका है। इसका मूल कारण है हमारे जो नॉन जनरल के, हम लोग दो पाला बनाए हुए हैं, एक जनरल दूसरा नॉन जनरल। जनरल 12% आपने बताया, नॉन जनरल 88% आपने बताया। 88% जो नॉन जनरल के हमारे फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं, वो फेमस पार्टी अध्यक्ष अकेले अकेले इंडिविजुअल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और 12% जो जनरल वाले हैं वो अलायंस की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसलिए 88% 12% के से परास्त हो रहे हैं, हार रहे हैं, और अपनी सरकारें नहीं बना पा रहे हैं। अब सीखे नहीं, फूट डालो शासन करो करके था अंग्रेजों का जो वो था रणनीति, वो सीखे नहीं उससे कुछ। तो ये नहीं सीखे हैं, इसीलिए तो ये हाल हो रहा है। और अभी अगर थोड़े दिन और नहीं सीखे और हम सब लोग मिल करके अगर अपने इन फेमस पार्टी अध्यक्षों को एकजुट करने का आह्वान नहीं किया, और इनको अगर ऐसे ही मनमानी करने देते रहे हम लोग, तो ये हमारे राजनेता हम लोगों को हमारे पूर्वजों की तरह फिर से गुलाम बनवा देंगे। ये चल रहा है कार्य, आगे संकल्पना ये चल रही है जनरल वालों की, और इस जनरल वालों की संकल्पना से अगर हमें बाहर निकलना है और बहुजन राज स्थापित करना है, 88% जो आपने बताया आंकड़ा हम लोगों का, वो आंकड़ा सही आपने बताया। अगर इस आंकड़े वाले, इतने बड़े आंकड़े वाले लोग इस लोकतंत्र में भी अपनी सरकारें नहीं बना पा रहे हैं, तो जिस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा उस दिन अपनी सरकारें कैसे बना सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए हैं, यहाँ लोगों को ये भी जागरूक कर रहे हैं कि देश में हम अपने राजनेताओं को भी इकट्ठा करने की आवाज़ उठाएं। आपके चैनल के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं देशवासियों के लिए कि हमारे जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़ के जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, जो सामाजिक संगठन चला रहे हैं, जो संघ चला रहे हैं, वो लोग भी इस आवाज़ को उठाएं कि हमारे जो फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं वो यूपीए एनडीए की तरह आईडीए गठबंधन एक हम लोग प्रपोज कर रहे हैं,
इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस IDA, यूपीए, एनडीए से अगर हमें छुटकारा चाहिए, देश को छुटकारा दिलाना है, तो हमारे ओबीसी, SC, ST माइनॉरिटीज के जो फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं उनको IDA गठबंधन में जुड़ करके चुनाव लड़ना चाहिए। अगर वो लड़ने को तैयार नहीं है तो हमारी राजनीति ना करें, वो ऐसा संदेश हमें देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी राजनीति भी कर रहे हैं और हमारे सत्यानाश भी करा रहे हैं। हमारे सत्यानाशों के लिए, हमारे डिस्क्रिमिनेशन के लिए, हमारे लोगों के साथ जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इसके लिए हमारे फेमस पार्टी अध्यक्ष जिम्मेदार हैं, हम ऐसा मानते हैं और जनता भी ऐसा मानती है। क्योंकि इन्हीं की वजह से जनरल वालों की, अल्पसंख्यकों की सरकारें बन रही हैं। तो जैसा कि आपने तमाम चीजें सुनी और समझी, जो राय है अपनी जरूर कमेंट द्वारा साझा करें। जैसे कि बताया कि आप अभी तक आपने रेलवे देखा, भी जो है विद्युत वाले भी सड़कों पे आ रहे हैं, तमाम अलग अलग राज्यों से राजधानी दिल्ली का रुख किया है, प्राइवेटाइज हो रही हैं चीजें। और तमाम जो एक शख्स थे उन्होंने बताया कि कैसे बहुजन की जो इतनी बड़ी आबादी है उसके बाद भी क्यों ये परिस्थिति बनी हुई है। क्या सोचते हैं, कमेंट द्वारा अपने विचार साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।